So welcome to the Solar Mindset. We're back again with a new video. आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ पुलिसिंग सिस्टम इन इंडिया कि इंडिया में पुलिस कैसे फाउंड की गई एंड कैसे ये सब कुछ जो पुलिस की जो सिस्टम है ये कैसे बनाया गया एंड हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो दे जो पुलिसिंग सिस्टम है इंडिया का ये अंग्रेज़ों की देन है इंडिया में. और इफ़ वी गो बैक टू हिस्टोरिक टाइम्स तो दे यूज्ड टू बी अ टाइम जब इंडिया में पुलिस नहीं होती थी कोई भी. देयर वाज नो पुलिस एंड बैक व्हेन दे वर किंग्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत से पहले जितने भी राजा रहे हैं उस समय पे सिर्फ फ़ौज होती थी. ठीक है, फ़ौज का पर्पज़ होता था बाहर मतलब एक्सटेंसिक जितने भी थ्रेट्स हैं यानी दूसरे देश, दूसरे प्रांत, दूसरे एरिया से जो भी थ्रेट्स होती थी उस सबको डिसमेंटल करने का काम फ़ौज करती थी. और पीस टाइम में वही फ़ौज अंदर की चीज़ों को भी हैंडल करती थी. तो देयर वाज नो डिवीज़न बिटवीन द वर्क ऑफ फ़ौज एंड पुलिस. मतलब आर्मी और पुलिस अलग अलग नहीं थी पहले टाइम से, एक ही थी. और वो डिपेंड करता था सिचुएशन के ऊपर कि फ़ौज अगर कोई इमरजेंसी है तो वो बाहर लड़ने जाएगी और पीस टाइम में वो अंदर रहेगी. ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि फ़ौज जब शुरू में बनाई गई तो राजा के अंडर जो फ़ौज रहती थी देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सैलरी पेमेंट. फ़ौज सिर्फ इसी प्रिटेक्स्ट पे रहती थी कि जब कोई भी युद्ध होगा तो युद्ध में जीते जाने वाली चीज़ें जो भी होंगी, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो गेहूँ या कोई भी खाद्य पदार्थ खजाना कुछ भी हो, तो वो सारा का सारा फ़ौज में बंटता था. ठीक है, और इनफैक्ट उससे पहले तो थोड़ा कंसेप्ट ये रहता था कि जिसे जो हाथ लग गया वो ले जाएगा. ठीक है, आप सामने वाले सेना के लोगों को मारो, आप जिस भी घर में घुसे आपको जहाँ से वहाँ से जो भी मिला आप जितने गधे घोड़े खच्चर उस पर लाद के अपना जितना सामान ले आए वो आपका. ठीक है, तो राजा का कोई हिस्सा नहीं होता था लूट में. राजा को एरिया जीतने को मिलता था और उसके लिए जो लोग लड़ते थे वो लोग उस संपत्ति के ऊपर उसे बांट लेते थे अपने हिसाब से. सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया गया पुलिस को यानी आर्मी को, वो सबसे पहले जो काम किया उसमें किया बाय अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य जो दिल्ली सल्तनत था. दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी डायनेस्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है अलाउद्दीन खिलजी. और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले ये कोशिश करी कि फ़ौज को लूट का सारा सामान ना देने की जगह उसे सैलरी पर रखा जाए. राइट, तो सैलरी पर रखने का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया. और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने अपनी फ़ौज को एक स्टैंडिंग आर्मी की शेप दी. स्टैंडिंग आर्मी मतलब कि एक फिक्स पॉपुलेशन, फिक्स अमाउंट ऑफ लोग के जैसे 50,000 लोग फ़ौज में भर्ती हैं अलाउद्दीन खिलजी के, जो हमेशा फ़ौज में ही रहेंगे. पहले क्या होता था उससे ये था कि फ़ौज में अगर आप इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर एनी पर्टिकुलर किंग और आपका राजा युद्ध हार जाता था तो जो सैनिक होते थे वो सैनिक सामने वाली फ़ौज का एक कपड़े पहन के दूसरे साइड भाग जाते थे और उस साइड रहने लगते थे. तो वो क्या था कि उस टाइम पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, कोई लॉयल्टी नहीं थी टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर किंग या फिर टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर साइड. तो सर उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बनाई. और उस स्टैंडिंग आर्मी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये था कि हर एक जो भी बंदा फ़ौज में होगा उसकी एक फ़िक्स सैलरी होगी. और फिक्स सैलरी के साथ साथ दो कंसेप्ट दिए उसने, एक है हुलिया, दूसरा है दाग. दाग इज़ कि हर एक जो भी सोल्जर होगा उससे स्टैंप दी जाएगी खिलजी के नाम की कि ये खिलजी का सैनिक है. इस तरीके से उसकी बॉडी पे गर्म मोहर से छाप दिया जाएगा. तो अगर वो युद्ध के बाद अगर वो दूसरे वाले राजा की साइड अगर वो जाएगा तो वो वहाँ भी पकड़ा जाएगा. एंड अगर वो इस साइड मतलब जिस साइड से वो लड़ रहा था उसी साइड से वो लड़ेगा. सेकंड इज़ हुलिया था कि हर एक सोल्जर जो भी लड़ने वाला जो फ़ौज में होगा जिसकी फिक्स सैलरी होगी उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सारी डिटेल्स के साथ एक फॉर्म बनेगा उसका. ठीक है, मतलब सारी डिटेल्स रहेंगी, कहाँ रहता है, क्या खाता है, बाप का नाम क्या है, क्या नाम है, कैसा है दिखने में, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता था. तो उस डिटेल को कहा जाता था हुलिया. ठीक है, यानी कि अगर आप फ़ौज में अगर आप लड़े हो तो आपकी सारी की सारी डिटेल्स
राजा के पास रहती थी, राजा के डिपार्टमेंट के पास। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी चोरी चकारी नहीं कर सकते थे। तो स्टैंडिंग आर्मी का जो कंसेप्ट था, स्टैंडिंग आर्मी में ये था कि वे 50,000 की फौज हमेशा अलाउद्दीन खिलजी के पास तैयार रहे। स्टैंडिंग आर्मी में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सबसे पहले सैलरीड, जो पुलिस फौज को सैलरीड बनाया गया इंस्टेड ऑफ लूट बांटने के उनके बीच में। ये सैलरी के कंसेप्ट के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक चीज़ करनी पड़ी कि उसे इतना पैसा उसके पास होना चाहिए था, उसके किंगडम में उसके पास इतना अमाउंट होना चाहिए था कि वो सभी की सैलरीज मंथली बेसिस पे रेगुलरली दे सके। उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, मार्केट रिफॉर्म्स, जिसमें स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी। कोई भी चोरी चकारी, कोई भी किसी भी तरीके की टैक्सेस ना देने की कोई भी गतिविधि को इस तरीके से इतना पकड़ा जाता था कि अगर ये स्टोरीज़ हैं उस टाइम की कि अगर कोई आदमी बाज़ार में कोई भी सामान लेने देने में जितनी, अगर कोई भी चोरी कर रहा है, यानी 1 किलो के सामान की जगह अगर वो 900 ग्राम दे रहा है और वो पकड़ा गया, तो जो 100 ग्राम उसे वो कम दे रहा है, वो 100 ग्राम उसकी बॉडी से मांस काट के लिया जाता था इतना। तो इतनी उन टाइट पॉलिसीज़ के दम पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाया और उस आने वाले टैक्स से उसने अपनी फ़ौज खड़ी करी पहली बार। तो पहली बार किसी राजा ने एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को शेप दी, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। इंटरेस्टिंगली जो पुलिस का कंसेप्ट था, पुलिस का कंसेप्ट तब तक इंडिया में नहीं आया जब तक अंग्रेज़ यहाँ पर नहीं आए, ठीक है। तो जो पुलिसिंग सिस्टम था, पुलिस सिस्टम को अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि क्योंकि उन्हें अगर इंडिया के ऊपर राज करना है तो उन्हें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा, यानी एरियाज़ और रीजन्स के बीच में जो भी मतभेद है उस सब की कन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए उन्हें पुलिस चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बाद ये थी कि जो टैक्स कलेक्शन थी, जो टैक्स की उगाही थी, वो लेने के लिए सबसे ज़्यादा काम जो करते थे वो यही लोग होते थे, पुलिस, ना कि आर्मी। तो जो काम जो डिफ्रेंशिएट किया गया कि फ़ौज का काम है एक्सटर्नल थ्रेट्स को के साथ टैकल करना, यानी बाहर की बाउंड्रीज़ के साथ, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना, इंडिया श्रीलंका, इंडिया भूटान, इन सारे बॉर्डर्स पे जो रहेगी वो रहेगी फ़ौज, और अंदर जो इंटरनल मैटर्स के साथ जो डील करेगी उसे माना जाएगा पुलिस। तो इसमें पुलिस के कंसेप्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कोई भी पुलिसिंग के सिस्टम में जब अंग्रेज़ भारत आए औरंगज़ेब के टाइम पे, तो औरंगज़ेब ने क्लियर कट मना कर दिया था अंग्रेज़ों को कि हमें आपके साथ ट्रेड नहीं करनी और आप जहाँ से आए आप वहाँ वापस जा सकते हो। इंटरेस्टिंगली अंग्रेज़ तब वापस चले गए थे, लेकिन मेन चीज़ें उस टाइम पे, हाँ, तो औरंगज़ेब के टाइम पे तो अंग्रेज़ इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन मेन चीज़ें शेप तब लेने लगी जब एक टाइम पे एक राजा उनका बना मुग़लों का, जिसे कहा जाता था फ़ारुख सियार। फ़ारुख सियार एक, जैसे कहा जाता है, मतलब फूल, एक मूर्ख राजा कहा जाता है। सो उसकी स्टोरी यही थी कि उसने फ़ारुख सियार को मूर्ख राजा कहा जाता है। उसमें बताया जाता है कि फ़ारुख सियार को कोई गुप्त अंग की बीमारी थी जिसके कारण से ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लाइफ, और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने उसको एक ऐसी कोई दवाई दी जिससे कि उसकी वो बीमारी ठीक हो गई। बदले में फ़ारुख सियार ने खुश होकर उन सभी अंग्रेज़ों को ये दिया कि आप इंडिया में किसी भी जगह से, मतलब किसी भी स्टेट कहीं भी अपना सामान आप ले जा सकते हो, कहीं पर भी बेच सकते हो बिना किसी टैक्स के, ठीक है। इस परमिशन मिलने के बाद बहुत ज़्यादा पावर आ गई ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले फोकस करा था जब वो आए थे कि वो सारी की सारी कोस्टल सिटीज़, जैसे सबसे पहले सूरत से शुरू करा, ठीक है। तो सूरत करा, विशाखापट्टनम था, चेन्नई, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। सबसे ज़्यादा उनका फोकस कलकत्ता पे था क्योंकि कलकत्ता ही फोकस था, मतलब कलकत्ता उस टाइम पे सेंटर था सारी ट्रेड का और सारी पॉलिसीज़ का। तो जैसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल पे सबसे ज़्यादा सबसे पहले युद्ध हुए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इन सभी युद्धों के बाद जो कंट्रोल था वो कंट्रोल अंग्रेज़ों के पास आ गया था। तो जब फ़ारुख सियार की परमिशन मिली कि वो अपना सामान इधर से उधर कभी कहीं से भी लेके जा सकते हैं बिना किसी टैक्स का पेमेंट करे किसी भी स्टेट में,
तो उस परमिशन में ये हुआ कि कलकत्ता का जो भी सामान होता था वो कलकत्ता से अंग्रेज़ सूरत ले जाते थे पूरा क्रॉस करके, और सूरत से फिर बंदरगाह में लाद के उसे इंग्लैंड भेज देते थे जहाँ से उनकी कमाई होती थी। इस तरीके से जो पुलिसिंग सिस्टम था इंडिया में सेटअप हुआ, और जैसे जैसे अंग्रेज़ों की पावर बढ़ती गई साथ साथ पुलिस की भी पावर बढ़ती गई। एक बहुत बड़ा कारण कि आज की डेट में हमारे जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनमें काफ़ी कॉमन चीज़ है कि माँ बाप पे कहते हैं कि तू सरकारी नौकरी कर। तो सरकारी नौकरी की जो एक फैंटेसी थी उस टाइम पे भारत के लोगों में तभी शुरू हुई जब अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों की भर्ती शुरू करी पुलिस में। उस टाइम पे भी अंग्रेज़ों का फोकस रहता था कि ऊंचे रैंक पे अंग्रेज़ लोग रहें और उन्हें सिर्फ ऑर्डर्स देने की पावर हो उनकी, मतलब उन्हें ज़्यादा काम नहीं करना होता था, उन्हें सिर्फ ऑर्डर देने होते थे जो ऊंचे रैंक के अधिकारी थे। और भारतीयों को उन रैंक पे मतलब भर्ती किया जाता था जिन पे काम करना होता था और ज़्यादा फिजिकल लेबर होती थी। सेम अगर आप देखेंगे तो आज भी आर्मी में वैसा ही कल्चर है, वैसा ही पैरामिलिट्रीज़ में भी कल्चर है जिन्होंने अंग्रेज़ों के ही पैटर्न को सेम आज तक चला रखा है। डिस्पाइट बीइंग आज़ाद इंडिया में मिलिट्री या आर्मी का कोई भी रूल चेंज नहीं हुआ, मोर और लेस सब कुछ सेम चल रहा है। ठीक है, ड्रिल और ये परेड करना, किले के आगे परेड करना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अंग्रेज़ों के चलाए हुए हैं। इवन आज तक जो वर्दी भी जो अंग्रेज़ों ने डिसाइड करी थी भारत के लोगों के लिए, वो वर्दी भी सेम पहनते हैं। सो इट इज़ अ वेरी मतलब इंडिया का पुलिस सिस्टम अगर देखा जाए तो सारी की सारी पावर्स अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं, और वो इसलिए है क्योंकि उसके पीछे जो कानून है इंडिया के पुलिस सिस्टम के पीछे उसकी रूट्स अंग्रेज़ों की ही हैं। अंग्रेज़ यहाँ से चले तो गए लेकिन उनके बनाए हुए आज भी हमारे देश में 20,000 से ज़्यादा कानून जो कि इफ़ेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में हम उसका इन्फ्लुएंस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पुलिस एक्ट, तो 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भारत के बीच में अगर ऐसे दोबारा दूसरी एक और क्रांति हो गई 1857 जैसी, तो फिर वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उनके हाथ से शायद भारत निकल जाए। तो उस टाइम पे 1857 के बाद 1860 में एक नया रूल बनाया गया और उस रूल को नाम दिया गया इंडियन पुलिस एक्ट 1860। जो इंडियन पुलिस एक्ट था उसमें ऐसी पावर्स दी गई कांस्टेबल्स को, उन्हें कहा गया कि अगर कोई भी, उन्हें राइट टू ऑफेंस दिया गया कि अगर कोई भी नागरिक, अगर कोई भी आदमी आपको टैक्स नहीं देता या फिर आपकी कही हुई बात का पालन नहीं करता तो आप उसको डंडा मार सकते हो। यानी हर एक कांस्टेबल के हाथ में उन्होंने डंडा पकड़ा दिया। ये रूल आज तक भी एप्लीकेबल है। आप देखेंगे कि पुलिस वाले डंडा लेके घूमते हैं और अब वो आपको किसी भी बात पे आपके पैरों की मतलब वेस्ट की हाइट के नीचे आपको डंडा मार सकते हैं। वेयर एज किसी भी सिविलियन के पास कोई राइट टू डिफेंस नहीं है इस चीज़ को लेके। यानी इफ अगर आपको कोई पुलिस ट्राइज टू हिट यू एंड तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आप उसके ड्यूटी के बीच में आप दखल डाल रहे हो। ठीक है, यू कैन नॉट डिफेंड योर सेल्फ अगर वो आपको मारता है तो। ये रूल अंग्रेज़ों ने तब बनाया था जब उन्हें क्रांति को दबाना था, यानी जब भारत के लोग बहुत ज़्यादा उग्र थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, तो जब वो आवाज़ उठाएं तो जो भी पुलिस वाला हो जब उनको लठ मारे तो वापस अगर अपने आप को बचाएं तो उसे जेल करा जा सकता था इस रूल के अंडर में। तो ये ही रूल आज तक चल रहा है। इंडियन पुलिस एक्ट डिट्टो का डिट्टो, बिना किसी चेंज के, बिना किसी अमेंडमेंट के आज तक भी हमारे इंडिया में ऐसे ही चलता है। ठीक है, पुलिस को लेके आज भी हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की आपस में काफ़ी लड़ाई रहती है। ठीक है, सेंटर चाहता है कि उनके कंट्रोल में हो, स्टेट चाहता है उनके कंट्रोल में हो पुलिस। इवन बहुत सारे एमपीज़ के भी ऐसे स्टेटमेंट्स रहे हैं पास्ट में, वो ये कहते थे कि अगर पुलिस ही हमारे हाथ में नहीं रहेगी तो फिर हम नेता किस बात के। और ये टाइम पे देखा गया है कि जब भी इलेक्शन ड्यूटीज़ होती हैं, इलेक्शन ड्यूटी हो या कोई भी जिसमें सेंसिटिव काम है, तो उसमें देखा जाता है कि जो लोकल पुलिस है वो यूजुअली जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं के कहे पे चलती है एंड देयर इज़ नो न्यूट्रलिटी, कि मतलब वो अपनी ड्यूटी को कोई लोगों की सर्व करने के लिए नहीं करते, इंस्टेड वो जो ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स हैं सिर्फ उन्हीं का पालन करते हैं। अब सेम कि स्टेट और सेंटर दोनों ही पुलिस की पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में भी सेम केस है कि केजरीवाल चाहते हैं कि आप पुलिस मुझे दे दो और सेंटर वाले कहते हैं कि हम नहीं देंगे। तो पुलिस की पावर इसी प्रकार की है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इंडियन पुलिस एक्ट था उसको बदलने के लिए काफ़ी सारे
रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई कि भाई कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ अच्छे बदलाव होने चाहिए जिससे हम लोग अपने पुलिस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें और बेटर स्टैंडर्ड का बना सकें, करप्शन कम कर सकें और एक्चुअली में कि लोगों की हेल्प हो सके, इस तरीके के कुछ रूल बनाए जाने चाहिए। तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उस कमेटी को ड्राफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एक कोई आईएएस थे उनको। तो उन्होंने 9 महीने के समय में उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी थी। तो उस रिपोर्ट की काफ़ी मजाक उड़ी थी, काफ़ी खिल्ली उड़ी थी और काफ़ी उसका मजाक उड़ाया गया था इस बात पे कि वो रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक थी। उसमें रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए बोला गया था और उस रिपोर्ट को जब पेश किया गया तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि ये रिपोर्ट मतलब इतनी अनरियलिस्टिक है कि उस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। यानी उनकी एक भी रिकमेंडेशन प्रूव हो ही नहीं पाई, मतलब कुछ भी नहीं निकल पाया, उस अप्लाई करने लायक कुछ भी नहीं था। अब उस रिपोर्ट में था क्या, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं हम। उसमें सबसे पहला पॉइंट था वो ये रिकमेंड किया गया, वो जो आईएएस थे उनके द्वारा उन्होंने ये कहा कि इंडिया का पुलिस मॉडल लंदन के पुलिस मॉडल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है जी, लंदन पुलिस मॉडल देखा जाए तो इंडिया का बेस्ट, मतलब इंडिया नहीं वर्ल्ड का बेस्ट पुलिस मॉडल है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 16 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, और उन्होंने जो रिपोर्ट का रिकमेंडेशन भी यही था कि इंडिया में भी सेम रूल होना चाहिए। यानी कि अगर हम इंडिया के हर एक कांस्टेबल को 16 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देंगे तो वो लोग करप्शन नहीं करेंगे और उनके पास कोई जगह नहीं होगी कोई एक्स्ट्रा पैसे लेने की, क्योंकि हम उन्हें अपनी तरफ से पूरा दे रहे होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इतना बड़ा है और लंदन इतना सा, और लंदन में दी जाने वाली सैलरी का इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं था। ठीक है, इतना तो ना स्टेट के पास रिसोर्सेज थे कि वो हर एक कांस्टेबल को 16 लाख सैलरी दे सके, और ना ही इतना सेंटर के पास है, बीइंग इंडिया बीइंग सच अ बिग कंट्री। तो लंदन में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लंदन में अगर कोई भी कांस्टेबल किसी भी करप्शन के चार्ज में पकड़ा जाता है तो उसको उसकी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और साथ ही साथ जेल दोनों होती हैं। यानी मतलब वहाँ के पुलिस मॉडल का कहना ये है कि हम आपको इतना पैसा ऑलरेडी दे रहे हैं कि आप करप्शन बिल्कुल भी आपको ज़रूरत ना पड़े, और अगर आप करप्शन करते हुए पकड़े गए तो आपकी नौकरी तो जाएगी, आप जेल में भी जाओगे। इस तरीके का रीइंफोर्समेंट होता है। तो ये चीज़ वहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इस मॉडल का इसी बात पे मजाक उड़ाया गया कि लंदन मॉडल एप्लीकेबल ही नहीं है इंडिया में, और इसलिए इस रिपोर्ट की किसी भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया ही नहीं गया। फिर दूसरी बार एक रिपोर्ट बनी, एक रिपोर्ट थी, उसको प्रेजेंट किया गया फिर 2003 में। 2003 में उसके जो उस कमेटी के जो हेड थे जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाई वो थे डॉक्टर लॉयर सोली सोराब जी। वो पारसी हैं एक, जिन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी थी पुलिस रिफॉर्म्स को लेके इंडिया में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी पुलिस रिफॉर्म्स की वो रिपोर्ट ना ही आज तक पब्लिक डोमेन में आई, 2003 के बाद से लेकर 2022 आ चुका, और वो उसके बारे में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो सारी के सारी स्टेट, जितनी भी उस रिपोर्ट की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो सारी के सारे स्टेट को भेजी गई थी कि जितने स्टेट्स इसको अप्रूव कर देंगे उन स्टेट में उनका अप्रूवल लेकर उसे पास किया जाए उन रिफॉर्म्स को। और 2003 से लेकर 2022 तक आज तक किसी भी स्टेट ने ना ही उस रिपोर्ट को लेके कोई रिकमेंडेशन वापस भेजी, ना उन्होंने हाँ करा ना करा, और कोई पूछ भी नहीं रहा। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म्स में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई होंगी उसमें जो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव चेंज ला सकते थे, लेकिन जो लोग ऊपर पावर में हैं उन्होंने कभी भी अपनी पावर को मतलब कम होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा से, चाहे कोई भी पार्टी पावर में आई, उन सभी ने कोशिश करी कि इस पावर को अपने पास रखा जाए और पुलिस की पावर को बिल्कुल भी कम ना होने दी जाए मिनिस्टर्स के हाथ से। सो दिस इज हाउ पुलिसिंग सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। एंड नो डाउट इंडिया में आर्मी और पुलिस दोनों के काम को अलग अलग करने का मेन काम था वो अंग्रेज़ों का ही था। एंड वी आर स्टिल ऑपरेटिंग ऑन इंडियन पुलिस एक्ट फ्रॉम 1860 एंड 1870s। सेम रूल्स चल रहे हैं, इसी कारण से हमारे पुलिस का जो कैरेक्टर है, जो रोल है, वो कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट है और एंटी पीपल है।
यानी लोगों को इतना सपोर्ट नहीं करता लॉ का सिस्टम जितना कि वो उन लोगों को करता है जो पावर में ऑलरेडी हैं. So I hope this video was really informative for you. So thank you for watching this video, and see you in the next one.